नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द कोपा टॉक्स में। आज आप सभी के लिए कुछ खास है। दोस्तों, प्रकृति की सबसे सुंदरतम जीवों में से एक है पक्षी। हमारी सुबह इन पक्षियों के चहचहाट से होती है शुरू। हमारी नींद खुलती है इन पक्षियों के चहचहाट से। हमारा सारा दिन इनके गुंजन से मधुमय हो जाता है। हमें एक ऊर्जा मिलती है। आप सभी के घर के आसपास कोई ना कोई चिड़िया होगी। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके घर के आसपास क्या क्या चिड़िया हैं? ये रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़िया दुनिया भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की चिड़िया पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज की चिड़िया पाई जाती हैं। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या कभी आपने गौर किया कि आपके आसपास कौन सी चिड़िया सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है और आपके अपने कैंपस में, आपके अपने परिसर में कौन सी चिड़िया ज़्यादा देखी जा रही है? आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और हमारे साथ रायपुर के जाने माने पक्षी विशेषज्ञ मोहित साहू जी हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो महीना है फरवरी का, वो किस प्रकार इन पक्षियों के प्रति समर्पित है और क्या कुछ अभियान चलाया गया है पिछले कई सालों से। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मोहित साहू जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप गोपा टॉक्स देखते हैं सर? हाँ, मैं देखता हूँ जी। कैसा लगता है आपको? बड़ा सार्थक है वो, और बड़े समसामयिक विषयों पे आप बात करते हैं लोगों से, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। तो सर, आज हम बात करने जा रहे हैं पक्षियों की। क्योंकि आप पक्षी विशेषज्ञ हैं, आपने एक लंबा समय पक्षियों के साथ गुजारा है और हम सबको जब भी किसी पक्षी की जानकारी चाहिए होती है हम आपको कांटेक्ट करते हैं। तो पक्षियों की गणना के लिए आज हम जो बातचीत करने जा रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा शुरू में करते हैं कि पक्षियों के बारे में अगर हम बात करें तो पक्षी कितने उपयोगी हैं हमारे जीवन में। सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, पक्षियों का जो है अस्तित्व, वो एक सहचर्य का अस्तित्व है जी। प्रकृति से तालमेल बैठा के किस तरीके से रहते हैं वो लोग, तो एक बड़ा उनसे सीखने का विषय है। हाँ, हाँ। और पक्षियों का जो हमारे से जीवन से जो उनका जुड़ाव है वो कई तरह से। एक तो हमारे वो कहना चाहिए कि इकोसिस्टम को संभाल के रखते हैं। बिल्कुल। हमारे खेतों के, हमारे खलिहानों की, गार्डन की रक्षा करते हैं कीड़े मकोड़े खा के। इस तरीके से वो एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स के रूप में काम करते हैं। जी। दूसरा है कि वो सीड डिस्पर्सल का काम करते हैं। जी। बीजों का जो फैलाव है उसको, या तो बीज को फलों को खा के फलों को इधर उधर गिराते हैं, उसके बीज जमीन पे गिरते हैं और वहां से उग जाते हैं। इस तरह से एक तरीके से एफॉरेस्टेशन का काम होता है। दूसरा इनका सीड डिस्पर्सल का तरीका है कि ये फूड को, उसको किसी फल को खा ले और वो फल इनके एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ, और फिर इनके एक्सक्रीटा के साथ में जो उसका बीज निकलता है। जी, जी। इस तरीके के जो सीड होते हैं, जैसे कुछ बड़े हार्ड फल रहते हैं, जैसे हमने चिरौंजी का फल देखा होगा, जिसको चार कहते हैं। चार का सीड बड़ा हार्ड होता है। उसकी गुठली आप तोड़े तो पत्थर से तोड़ना पड़ता है। पत्थर से तोड़ के हम चिरौंजी खाया करते थे जी, एग्जैक्टली। और वही सीड अगर इनके एलिमेंट्री कैनाल से होकर निकलता है तो इसके अंदर जो स्टमक में जो एसिडिटी रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, वो इसको गला के उसका जो शेल है उसको सॉफ्ट करता है और उसके जब वो गिरता है तो फिर अंकुरण में आसानी हो जाती है उसको। इस तरीके से है। फिर हमारे ये एक तरीके से क्लाइमेट इंडिकेटर्स हैं। अगर कहीं पक्षी हैं किसी जगह पे तो वहाँ का आपको क्लाइमेट वो दर्शाते हैं कि यहाँ इस टाइप का क्लाइमेट होगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पक्षी रहते हैं। और दूसरा ये हैबिटेट इंडिकेटर्स हैं। अगर कहीं किसी हैबिटेट में अलग अलग जगह पे आपने देखा होगा, जैसे पानी में डक्स रहती हैं, अगर वहाँ पे डक्स है तो समझ लीजिए कि पानी की गहराई 4-5-6 फुट से ज्यादा नहीं है। अच्छा। क्योंकि वेजिटेशन वही होगा, वेजिटेशन कीड़े मकोड़े जो इनका भोजन है ऐसी जगह में मिलेंगे, तो आप उसको देख के पानी के गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ अगर आपको वीडर्स दिख रहे हैं, ईग्रेट्स वगैरह हैं, सैंड वाइपर्स हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे शोर वाटर है। या कुछ वॉबलर्स वगैरह हैं तो वो ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पे पेड़, घने पेड़ हैं, कैनोपी में रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो रीड्स में रहते हैं। तो एक तरीके से हैबिटेट इंडिकेटर्स हैं, क्लाइमेट इंडिकेटर्स हैं, और वेदर इंडिकेटर्स भी है वो इस सेंस में कि जैसे जो पक्षी प्रेजेंट करते हैं सेंट्रल एशिया, टुंड्रा, टैगा में, लेकिन वो जब वहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं तो वो सर्दियों में हमारे यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ जमती है तो उनको खाने को कुछ मिलता नहीं। वो हमारे यहाँ आते हैं तो ये एक तरीके का इंडिकेशन है कि यहाँ सर्दियाँ पड़ रही हैं। वो वेदर को भी इंडिकेट करते हैं। इस तरीके से कई किस्म से पक्षी हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि पक्षी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। पक्षियों के लिए ये जो अभियान छेड़ा जा रहा है, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इनकी गणना के लिए, तो ये अभियान क्या है
और किस तरह फरवरी का महीना इन पक्षियों को समर्पित है? जी मैं अभी आज के पॉडकास्ट में बात करूंगा ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट की। जी। ये ग्लोबल इवेंट है जी। जो फरवरी के महीने में मनाते हैं इसको। जी। और इसका उद्देश्य ये है कि बहुत सारे जो पक्षी अवलोकन करते हैं वो सब लोग मिलके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए जी। और अपना अपना साइटिंग अपलोड करें। एक पर्टिकुलर ऐप है ई बर्ड करके। जी। ये कॉर्नेल स्लैब जो है अमेरिका की जी। उसका एक क्या बोलना चाहिए अंग है। अच्छा। तो होता क्या है कि जब पक्षी या किसी दूसरे प्राणी के बारे में रिसर्च करते हैं जी। तो हमें डाटा की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। तो डाटा कहाँ से आएगा? या तो जो रिसर्चर है खुद अपना डाटा कलेक्ट करे घूम घूम के। हाँ। लेकिन वो तो संभव नहीं है। वो संभव नहीं है। जी। तो उसके लिए हम लोग सिटीजन साइंस का सहारा लेते हैं। अच्छा। तो ये जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है ये एक समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा सिटीजन साइंस एफर्ट है ये। जी जी। जिसमें विश्व के लाखों लोग इन 4 दिनों में पक्षी देखने निकलते हैं, चाहे अपने घरों में हो, अपने कैंपस में हो जी। या जंगल जाएं, तालाबों के किनारे जाएं। तो वो इस तरीके से वो डाटा कलेक्ट करते हैं और ये कलेक्टिव डाटा फिल्टर होके जाता है। ये ऐसा नहीं कि डाटा किसी ने जो रिपोर्ट कर दिया पक्षी वो पहुंच गया। अच्छा। ऐसा नहीं। अच्छा। जैसे छत्तीसगढ़ में जो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, जो पक्षियों की साइटिंग ये करते हैं, वो छत्तीसगढ़ में कुछ रिव्यूअर्स हैं, एडिटर्स हैं, वो इसको पहले देखेंगे कि ये ऐसा तो नहीं पक्षी कहीं रिपोर्ट हो रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में मिलते ही नहीं। कई बार पक्षी मिलते जुलते भी रहते हैं। पक्षियों के आकार, उनका रंग वगैरह जो अमेरिका में मिल रहा है वो यहाँ उनका मतलब आप कुछ मिलता जुलता है तो गलती से वो ना रिपोर्ट कर दें। कई बार हम गूगल में देख के पहचान के उसको कर देते हैं। गूगल पे इतनी मालूम कि कहाँ से आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए गलत जानकारी ना जाए करके छत्तीसगढ़ के लेवल के रिव्यूअर्स रहते हैं, फिर नेशनल लेवल के रहते हैं और फिर इंटरनेशनल लेवल के 3 स्टेजेस से फिल्टर होकर डाटा वो लैब में पहुंचता है। इट इज ऑलमोस्ट 95 to 100% प्योर डाटा, इतनी प्योरिटी रहती है इसमें। जी जी जी। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है डाटा कलेक्ट करने का। और इससे दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लोग, आम लोग जो पक्षियों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, वो भी इंस्पायर होते हैं। जैसे मैं आज अवलोकन करने निकलूंगा 4 दिन में, अपने साथ में ऐसे 2-4 लोगों को लेके जाऊंगा जिन्होंने कभी पक्षी देखे नहीं, या किसी कैंपस में जाके अगर हम करते हैं तो वहाँ के स्टूडेंट्स या वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो जुड़ते हैं। इस तरीके से एक बहुत सारे लोगों को एक साथ लाने का और उनमें जो है पक्षी के प्रति प्रेम इनकलकेट करने का एक जरिया समझ लीजिए है। इसमें कई बार ऐसे भी होता है सर कि हमारे यहाँ कई माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, समय समय पे उनके माइग्रेशन में भी चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। कभी कभी वो माइग्रेट नहीं भी करते हैं, उससे भी हमें समझ में आता है कि उनको यहाँ दाना पानी नहीं मिल रहा है। या कभी कभी नए पक्षी भी आते हैं, तो इससे भी पक्षियों की गणना में काफ़ी सहूलियत होती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी चिड़िया आ रही हैं, किस जगह से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, ये भी एक बहुत जानकारी हमें मिल पाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये माइग्रेशन का महीना है। आप ये समझ लीजिए कि सितंबर से लेके और फरवरी तक जी। इस बीच में वहाँ के जो विंटर माइग्रेंट्स हैं वो हमारे आते हैं। फरवरी के एंड में या मिड मार्च तक वो वापस चले जाते हैं। जी, जी। इस समय सबसे ज्यादा लगभग समझिए कांग्रेगेशन पक्षियों का होता है। अच्छा। क्योंकि बैक माइग्रेशन करीब करीब शुरू हो गया होता है। अच्छा। तो साउथ तक जो पक्षी जाते हैं, जो शोर बर्ड्स हैं, समुद्र तक जो जाते हैं, वो भी अब धीरे धीरे लौटना शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा। तो एक तरीके से अभी जो है एक मैक्सिमम आपको पक्षी एक तो आपको नवंबर में देखने को मिलेगी, अक्टूबर नवंबर में, दूसरा अभी। तो ये एक टाइमिंग भी बड़ी अच्छे से सेट करी हुई है इस प्रोग्राम की। सर ये जो काउंटिंग का जो है ग्रेट बैकयार्ड और कैंपस का, तो ये क्या डेट्स है? ये हमारे यहाँ 14, 15, 16 और 17 को इस साल मनाया जाएगा फरवरी को। और दोनों में डिफरेंस ये है कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जो है ये ग्लोबल होता है, सब जगह सब देशों में मनाया जाता है। और सीबीसी जो है कैंपस बर्ड काउंट वो इंडिया का एक इवेंट है। जी, जी, ये इसलिए है कि यहाँ के लोकल लोगों का, मीडियंस को प्रमोट कर सके। कॉलेजेस के, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या किसी बड़ा कैंपस वाला ऑफिस है तो वहाँ के कर्मचारी शामिल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का एक जरिया। ये जो कैंपस का जो आप काउंटिंग के लिए लोगों को जोड़ते हैं, इससे जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स और बाकी जितने भी शैक्षिक संस्थान के अलावा जो भी गैर सरकारी, सरकारी संस्थान, सभी इससे जुड़ सकते हैं और इस अभियान में अपना सहयोग दे सकते हैं। और साथ ही ये एक ऐसी मुहिम है जिससे हम हमारे जो सृष्टि की एक जो अनमोल कृति है
अनमोल सृष्टि है पक्षी, हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी हमें मिलेगी और एक डेटा सुरक्षित होगा तो निश्चित रूप से भविष्य में जो रिसर्च करने वाले हैं उनको सहूलियत होगी। जी, तो सर क्या कुछ अभियान हमारे छत्तीसगढ़ में आप शुरू करना चाहते हैं या करना चाहिए? हम लोग तो देखिए पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग जुड़े हैं, नए लोग भी जुड़ते रहते हैं। इस साल भी करीब 18 या 19 हमारे यहाँ से कैंपस काउंट्स छत्तीसगढ़ से रजिस्टर हो चुके हैं और उम्मीद है अभी 1-2 दिन के अंदर और हो जाएंगे। और मैं ग्लोबल उसकी बात करूँ तो हमारे जो नेशनल लेवल पे पहले बात करते हैं, पिछले साल जो है करीब 5,000 लोगों ने बर्डर्स ने मिलके अपनी करीब 50,000 से ऊपर चेकलिस्ट उसमें डाली। अच्छा। इसमें तो आप सोचिए, और हमारे यहाँ करीब इंडिया में लगभग 1370 से कुछ ज़्यादा स्पीशीज रिकॉर्डेड है, अच्छा, आइडेंटिफाइड बर्ड्स। उसमें से हम लोग ने लास्ट ईयर आउट ऑफ दैट 1370 ऑड स्पीशीज लोगों ने करीब 1000 से ऊपर स्पीशीज ढूंढ निकाली सिर्फ 4 दिन। अच्छा। आप सोचिए कितना इंटेंसिव बर्डिंग किया होगा लोगों ने। एंड हर एक आदमी ने, मतलब एक आदमी ने कुछ ने तो 50-50, 60-60 लिस्ट अपनी डाली 4 दिनों में घूम के, और कुछ ने इंटर स्टेट घूम के डाली। तो वो एक मतलब एक जून सा ये सवार होता है 4 दिनों में बॉर्डर में। लेकिन सर ये जरूरी नहीं है कि जो पक्षी प्रेमी है या पक्षी फोटोग्राफर्स हैं वही इस मुहिम में भाग लें, इसमें एक आम आदमी को भी क्यों जुड़ना चाहिए? आम आदमी को इसलिए कि आम आदमी समझे कि बर्ड्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर वो अपनी लिस्ट डालते हैं तो एक साइकोलॉजिकल रहता है ना कि मेरा भी योगदान है इसमें, मैंने भी कुछ किया। हाँ, मैंने कुछ किया, रिसर्च हो रही है तो मेरा भी डाटा उसमें। बिल्कुल। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और वो जो रहता है ना प्राइड, वो आएगा उसमें। ये इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि सब लोग जुड़े उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक आम आदमी अगर इस मुहिम से जुड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर कि जो पक्षी प्रेमी होते हैं उन्हें लगभग हर स्पीसीज के बारे में आमतौर पर अमूमन जानकारी होती है थोड़ी बहुत, और उन्हें इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन एक आम आदमी जिसे जानकारी नहीं है वो किस तरह पक्षियों को आइडेंटिफाई करें, उनका नाम कैसे जाने, उनकी आवाज़ से कैसे पहचाने और उन्हें किस तरह अपलोड करें, ये जरा बताएं। मैं पहले तो पक्षियों के आइडेंटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पक्षियों को आइडेंटिफिकेशन का तरीका सबसे पहले तो आवाज़ है जी। साउंड सब पक्षियों के कॉल अलग अलग रहते हैं और इतने डिस्टिंक्ट हैं कि वो कोई दो स्पीसीज एक जैसा कॉल नहीं करती, सिर्फ उनके बर्ड्स के छोड़ के जो मिमिक करते हैं एक दूसरे को, जी। उनको छोड़ के सब स्पीसीज का कॉल क्वालिटी अलग अलग है। और पहला अगर हम जब जाते हैं कहीं देखने पक्षी अवलोकन करने के लिए तो आपको कुछ दिखे ना दिखे साउंड जरूर सुनाई देगा कहीं, है ना। तो उसमें एक तो पहला एंट्री पॉइंट हुआ साउंड का, क्योंकि चिड़िया बहुत छोटी होती है, वो कहीं भी छुपी रहती है, लेकिन उनकी आवाज जरूर आती है। बिल्कुल, कहीं कैनोपी में होगी, दूर से आपको आवाज आ जाएगी, समझ में अगर ये वॉबलर है। फिर आप हैबिटेट को देख के पहचानेंगे। दूसरा पॉइंट रहता है हैबिटेट, कि जैसे मान लीजिए पेड़ के ऊपर से आवाज आ रही है तो बगला तो हो नहीं सकता, है ना, सैंडपाइपर या बगला पेड़ को तो बैठेगा। दूसरा एंट्री पॉइंट हो गया आपका हैबिटेट। तीसरा होता है कि अगर आपको दिख गई वो तो फिर आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आता है कि बॉडी का शेप, अगर लंबी टांगे हैं तो वेडर्स है। डक्स का अलग शेप रहता है, चोंच अलग रहेगी। जो इंसेक्टिवोरस है, जो इंसेक्ट खाती है, उनकी चोंच पॉइंटेड रहेगी। और जो ग्रेनिवोरस है, जो ग्रेन्स खाती है, उनकी चोंच चौड़ी रहेगी, जैसे गौरैया है, मुनिया है, ये ग्रेन खाती है तो ग्रेन को तोड़ने के लिए इनकी चोंच रहती है। तो आप उसको ग्रुपिंग करके बर्ड्स को सब पहले तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि इन्होंने एक ऐप बनाया है, मर्लिन ऐप, मर्लिन का नाम है उसका। उसमें अगर आप कोई बर्ड देखा है आपने और उसको अगर आप उसके डिटेल्स फीड करते हैं, जैसे आपने देखा कि उसका साइज कंपैरेटिवली उसमें उस ऐप में साइज दिए हैं बर्ड्स के, गौरैया है, मैना है, कौवा है और वो और बड़ी कोई बर्ड है, किससे साइज मैच करता है या इनके बीच का है, कलर क्या है, हैबिटेट कहाँ बैठी थी, वो सबको अगर आप फीड करते हैं तो आप निकाल के देंगे अप्रॉक्सीमेट कि आपने ये चिड़िया तो नहीं देखी। फिर आप उसमें से पहचानिए उसमें जो है। सेकंड है कि आप उसमें फोटो अपलोड कर सकते हैं। थर्ड है कि उसमें आप कॉल अपलोड कर सकते हैं। ये कॉल से, आपके डिस्क्रिप्शन से या फोटो से, 3 चीज़ों से वो आपको आइडेंटिफाई बर्ड वो करके देगा। और ये मर्लिन ऐप नाम है। अभी थोड़ा सा उसमें साउंड वाला जो एप्लीकेशन है, इट्स इन अ लर्निंग स्टेज राइट नाउ। वो धीरे धीरे करके परिष्कृत होगा, जैसे जैसे उसमें हम लोग साउंड डालते जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इनपुट आएंगे, उनके हिसाब से उसको एनालाइज करके अपने आप को और परिष्कृत करेगा वो।
तो ये अभी है। और दूसरा पॉइंट आता है कि आप उसको कैसे रिकॉर्ड करें बर्ड को, कि आप रजिस्टर में नोट करेंगे, कहीं नोट करेंगे, आपका कहीं कि आपने किसी कागज में पन्ना गुम गया, तब उसके लिए एक ऐप है, ई बर्ड नाम है उस ऐप का, ये कॉर्नेल्स लैब का ही है वो। उसमें आप अगर उस ऐप को फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा, वो ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको अगर आप ऑन करते हैं जैसे ही, तो सबसे पहले आपकी लोकेशन लेगा वो। अच्छा। डेट, लोकेशन एंड टाइम। अच्छा। उसको आपका जीपीएस लोकेशन, डेट एंड टाइम वो चालू हो गया। फिर आप कहीं मूव कर रहे हैं तो आपका पूरा ट्रैक उसमें रिकॉर्ड होना आ जाएगा। अच्छा। अगर आप स्टेशनरी है, उसमें एक प्रोटोकॉल है स्टेशनरी, आप बैठे बैठे हैं। दूसरा आप मूव करते हुए, तो वो है ट्रैवलिंग का मोड। और तीसरा है कि अगर आप पुराना डाटा कहीं से याद करके अपना डाल रहे हैं, दैट इज नोन एज हिस्टोरिकल डाटा, वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, वो भी डाल सकते हैं। और दूसरा है कि इंसिडेंटल, आप चलते चलते कोई इंपॉर्टेंट बर्ड दिख गया आपको, आपने उसको उसमें डाल दिया, वो इंसिडेंटल में आ जाएगा वो। अच्छा अच्छा। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे आप अपनी बर्ड रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये है कि ये है परमानेंट रिकॉर्ड। ये जैसा मैंने बताया, फिल्टर होके जाएगा 3 स्टेजेस में, तब जाके उनके रिकॉर्ड क्या कहते हैं उसमें रिकॉर्ड के जो बैंक है उसमें पहुंचेगा। और इस तरीके से आप अपना, बड़ा इजी है इसको यूज करना। हम जब भी जाते हैं लोगों को लेके साथ में, तो ये आपका एप्लीकेशन ही बताते हैं। कई बार मोटा मोटी तौर पर हमें गूगल भी बता देता है जी कि ये फलानी चीज। मैंने आपने तो जिक्र किया गूगल का, जैसे आपने डाला कोई फोटो, गूगल को ये नहीं मालूम है कि आप किस एरिया से डाल रहे हैं। हाँ, ये वो मिलती जुलती बर्ड अगर किसी दूसरे देश की वो है भी दिखा देता है। जो यहाँ नहीं है, तो वो कई बार होता है कि वो उससे ये बताता है ये बर्ड है। और कई बार पक्षियों में बहुत माइन्यूट बहुत माइन्यूट कलर की चिड़िया है, बट नाम उसका अलग है। नाम अलग है और ऊपर से दिखने में लगता है कि एक जैसी है, बट नहीं होती। एग्जैक्टली। बहुत से लार्क्स इसमें समझ में आते हैं। हाँ, और क्रिकेट्स हैं ये। जी। सीजन के हिसाब से बर्ड की पहचान होती जी, है। जी। अगर मान लीजिए टॉनी पिपेट या दूसरी रिचर्ड्स पिपेट यहाँ दिख रही है, तो विंटर में ही दिखेगी वो। जैसे वो बोलते हैं ना, वन स्वैलो डजंट मेक समर, वो पुरानी इंग्लिश कहावत है। तो उसमें अगर एक आध अपवाद को छोड़ के, जैसे कोई बर्ड माइग्रेट करती है, तो हो सकता है किसी कारण से रुक गई हो, माइग्रेट ना करे, अदरवाइज आप उस सीजन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी मोहित जी। और हम भी आपसे अपील कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके आसपास सुंदर सुंदर जो चिड़िया हैं आपके एरिया में, आप उनका नोट डाउन कीजिए, उनकी क्लिक्स कीजिए, और आप भी इस अभियान से जुड़िए। और चूँकि ये जो मुहिम है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुहिम है हमारी चिड़ियों की गणना के लिए कि हमारे आसपास कितनी चिड़िया हैं। तो मोहित जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश यही है कि आप नेचर से ज़्यादा जुड़े। आपके आसपास जो पक्षी दिखते हैं उनका अवलोकन करें ध्यान से, उनका हैबिट्स, उनका जो आने का टाइम है वो सब आप चेक करें। आप बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें पाएंगे। उनका साउंड आप कोरिलेट कर पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। पक्षी आपस में जो बात करते हैं ना, एक ही पक्षी के कई किस्म के साउंड रहते हैं, तो आप वो धीरे धीरे वो समझ में आएगा आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर से जुड़ के आप लोग सीख सकते हैं इसमें। जी, जी। और पक्षियों से जुड़ने की सबसे बड़ी बात है कि आप कंजर्वेशन से जुड़ेंगे। तो ये मेरा संदेश है कि आप इस GBBC में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करें। हमने इसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब जगह डाला हुआ है, आप उसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी मोहित जी। और निश्चित रूप से हमारे इस पॉडकास्ट को देख के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटेंगे और अपने आसपास जितनी सुंदर चिड़ियाँ हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। और मैं एक बात आप सबको ये बता दूं कि चिड़ियों को देखने का, समझने का मुझे अनुभव है। और मैंने ये पाया कि चिड़ियों के साथ रहने से, उनकी चहचहाहट सुनने से, उनका रूटीन देखने से हम अपने आप को बहुत टेंशन फ्री महसूस करते हैं, बड़ा सुकून महसूस होता है, आपको रिलैक्स कर देता है। मतलब ये चिड़ियों की चहचहाहट है, उनकी जो डेली रूटीन आप देखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस मुहिम से जुड़िए। और इस बार बस इतना ही। नमस्कार।